Hello. Hello. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening. Hi, hello, namaskar. नमस्कार सर. Namaskar, namaskar. Good evening, sir. Good evening. How's the weather in Punjab, Taman? Sir, good. Good. Sunny. Sunny. Sunny is good. But सर अच्छा ही है सर मतलब वेदर बैड होता है लैपटॉप की बैटरी नहीं होती फोन की बैटरी नहीं होती Mm, अभी गुड है चलो अच्छा है. आप हो कहाँ पे exactly in Punjab? पटियाला Patiala. Oh, Patiala. Nice. I was there in Batinda for 3 years. ओके सर Mm. So I have this experience of Punjab, especially Batinda. भाई क्या गर्मी पड़ती है वहाँ पे. Lot of heat and obviously उतने ही खतरनाक winters होते हैं वहाँ पे. यस सर Hmm. ओके गाइस, कल हमारा क्विज का डिस्कशन वाज लेफ्ट, सो उसको कंप्लीट. बठिंडा में तो आर्मी बेस स्टेशन है. हाँ, इट इज द लार्जेस्ट कैंप इन इंडिया, मतलब लार्जेस्ट कैंट इन इंडिया. इंडिया का सबसे बड़ा कैंट है आर्मी कैंट, बठिंडा. इट्स अ वेरी गुड प्लेस एक्चुअली. एटलीस्ट द कंटोनमेंट इज, आई डोंट नो, मैंने सिटी तो बहुत देखी नहीं है, बट जो मेरे को न्यूज़ मिलती रहती है उस हिसाब से इवन द सिटी हैज बिकम बेटर. चलो फिर स्टार्ट करें डिस्कशन, कल जहाँ छोड़ा था हमने. यस सर So let's start with question number 36. Which of the following statements about are true about Dandi March of Mahatma Gandhi? It started on 11th March 1930 and ended on 6th April. Really? It started on 12th March. So first is wrong. Mahatma Gandhi marched over 240 miles with 78 of his trusted followers covering 10 miles a day. Yes. The second statement is true. Okay, it was a journey of 240 miles covered in 224 days with 78 of his followers. सर डी नहीं होना था ऑल ऑफ द अबव नहीं, फर्स्ट तो गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सर सॉकेट पर ठीक दिखा रहा था एक सेकेंड. ऑन 6 अप्रैल गांधी जी सेरेमोनियली वायलेटेड द सॉर्ड लॉ, ये भी सही है. इट स्टार्टेड ऑन 11th मार्च. नो, इट डिड नॉट स्टार्ट ऑन 11th मार्च, इट स्टार्टेड ऑन 12th मार्च. 13th मार्च. क्या? सर 13th मार्च में स्टार्ट नहीं हुआ था. नहीं नहीं, 12th मार्च से स्टार्ट हुआ. 11th मार्च को अल्टीमेटम दिया था गांधी जी ने कि इफ बाय देन माय डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, देन फ्रॉम 12th मार्च आई विल बी लॉन्चिंग अ सॉल्ट सत्याग्रह. सर मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी क्योंकि सर हो सकता है दोनों ये प्रॉब्ली. काफी क्लोज हैं. हाँ मतलब हो सकता है प्रॉब्ली. इट हैज टू बी 12th. सो फिर तो डी इज ओके. The two reasons why Gandhiji attended the second round table of conference of December 1931 was the arrest of Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru, which happened, yes. Violence of the Indian people against symbols of British Raj, like railways, police posts, yes. The signing of the Gandhi-Irwin Pact, yes. So option number D. Actually, Nehru was arrested later on. Abdul Ghaffar Khan was arrested पहले. Nehru was arrested while he was जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे ना. Then during that period, Nehru was arrested. So first statement is not entirely true. So both B and C. Name the two industrial organizations established by Indian merchants and industrialists in to protect their business interests. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी थी वो एसोसिएशंस? एक तो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और दूसरा हम्म C part, sir. Both 2 and 3. या both second and third. The business group and industrialists lost enthusiasm for the civil disobedience movement because
Both B and C, D part. D Both B part, and C. both B and C, yes. एक तो आरटीसी फेलियर हो गया था, वायलेंट एक्टिविटीज भी चल रही थी बिकॉज उस टाइम पे क्रांतिकारी कुछ भगत सिंह टाइप्स थे जो वायलेंस यूज कर रहे थे, ठीक है. बिजनेस वाज ऑलरेडी डिसरप्टेड उनका, इंडस्ट्रियलिस्ट का, एंड ऑब्वियसली द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और टेंडेंसी इन द कांग्रेस, ये मेन रीजंस थे. ये तो डाउट्स है, मैंने तो कुछ ही नहीं दिया था. क्या चीज? नहीं 5 to 6:30 डाउट्स क्विज क्वेश्चंस प्लस प्लस फेडरलिज्म. हाँ, तो इसको कंप्लीट करके विल स्टार्ट विद फेडरलिज्म. तो पूछ क्या रहे थे? सर वो किसी से बात कर रहा था. अच्छा. वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? Gandhiji's believe that women C. should not join and remain at home. Sir, B. Sir, C. The complete change in the status of women in society. Large scale participation of women in the movement, protest marches, manufacturing salt, picketing, boycotting foreign clothes, and even going to jail. C. C. Which of the following was the cause for business classes to participate in the civil disobedience movement? कौन सा होना चाहिए? Protection against import of foreign goods. This was one demand that they raised, and the second demand was to have a favorable rupee sterling ratio. ठीक है. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो imports आते थे लंदन से, उनके ऊपर कोई taxes नहीं होते थे. So those imports were cheaper as compared to the Indian made goods. Why did the rich peasants community actively participate in the civil disobedience movement? Choose the most appropriate answer. They were actually fighting for reduction of revenue demand. Okay, उनका demand ये था कि reduction होना चाहिए revenue में, because prices were hit and they were not able to pay इतना ज़्यादा high revenue demand. So option B. आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? मतलब आप लोगों ने किया नहीं क्या ये? Sir, किया है. तो फिर कल तो बड़े आंसर दे रहे थे, आज नहीं दे रहे हो. Who was the president of Muslim League in 1930? Sir, ना, जिन्ना नहीं है. Ahmad Iqbal. इकबाल. The famous poet मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने गाना लिखा है कौन सा? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा. Question number 44th. The event that marked the beginning of civil disobedience movement was violation D of part. Violation of salt law. violation of salt law. Who amongst the following led the civil disobedience movement in Peshawar? कौन सा लीडर था जो पेशावर में लीड कर रहा था सीडीएम को? अब्दुल गफार खान. नहीं, अबुल कलाम आजाद नहीं थे. खान अब्दुल गफार खान. Which industrialist attacked colonial control over Indian economy and supported the civil disobedience movement? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास. ये मैंने बताया नहीं था शायद आपको, या मेरे दिमाग से स्लिप हो गया होगा, बट जो फिक्की बना था ना, फिक्की बनाने के पीछे ये दो लोगों का हाथ बहुत था, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला साहब. और ये लोग क्या कर रहे थे? दे वर सपोर्टिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. Question 47. In the countryside, rich peasants and jats of UP actively participate in the civil disobedience movement because कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? They wanted Poon Swaraj? No. They were very hard hit by the trade depression and falling prices. They wanted the unpaid rent to the landlords to be remitted. The government was forcing land selling. Option B. Sub B. Yes, option B. Muslim leaders and intellectuals were concerned about the status of Muslims as a minority within India because कौन सा होना चाहिए इसमें से? Sub B. They feared that their culture and identity would be submerged under a domination of a Hindu majority. Yes. अभी डर कितना legit है या कितना legit नहीं है ये doubtful है. But हाँ, this was one of the reasons they started having this, sense of distrust towards Congress.
Question number 49. People belonging to different communities, regions, or language groups developed a sense of collective belonging through. D, all of the above. Yes, D, all of the above. Question 50. How did history help in creating a feeling of nationalism in India by the end of 19th century? D. All of the above. All of the above. All of the above. Who was the first writer to create the image of Bharat Mata as an identity of India, and how? Bankim Chandra So Chatterjee. Bankim Chattopadhyay. बंकिम चंद्र चैटर्जी या चट्टोपाध्याय इन 1870 उन्होंने एक सॉन्ग लिखा था, ठीक है, वंदे मातरम। उसको उन्होंने अपनी नॉवल आनंद मठ में इंक्लूड किया था, जिसमें उन्होंने भारत माता का पोर्ट्रेयल दिया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। द टू ग्रेट राइटर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास हु कंट्रीब्यूटेड टू नेशनलिज्म इन द लेट 19th century थ्रू फोकलोर, कौन से वो दो लीडर्स राइटर्स थे? Arvind Rabindranath. Tagore and Ravi Verma. बंगाल एंड मद्रास, सीरियसली? रवि B, वर्मा, B. रविंद्रनाथ टैगोर एंड नटेशा शास्त्री। कल ही तो बताया था मैंने। नटेशा शास्त्री स्टार्टेड कलेक्टिंग तमिल फोकलोर्स और उन्होंने 4 मैसिव वॉल्यूम्स में पब्लिश किया था उसको एज द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया अंडर द टाइटल। नेम अ लीडर ऑफ द दलित्स एंड एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय हिम। B.R. Ambedkar. और कौन सा एसोसिएशन था उनका? Depressed Classes Depressed Association. Classes Association, which was formed in 1930s. The reason for Mahatma Gandhi's fast unto death in 1932 was, क्या रीजन था अनशन पे बैठने का महात्मा गांधी जी का? So the clash with Dr. Ambedkar over his demand of separate electorate. It was for you know कि separate electorate should be abolished. Where did Mahatma Gandhi start his famous salt march? Sabarmati. ये देखो, यहाँ दिया हुआ है ना डेट, साबरमती। From his ashram in Sabarmati to a coastal town, Dandi. Dandi. The main features of Pune Pact of September 1932 was, कौन से features था main? Yes, there was no separate electorate. Dalits to be called depressed classes and not Harijans, हो ही नहीं सकता. Reserved seat for depressed classes in councils, both A and C. Next is 57. Natesha Shastri expressed and proved his love for folklore by. All of the above. Folklore was national literature, most trustworthy manifestation of people's real thought and characteristics. Published a massive volume of Tamil folklores. Yes, all of the above. Which one of the following is not true regarding the Rowlatt Act? कौन सा B. statement ठीक नहीं है? It allowed detention of political prisoners is not true. Is not true. इसका वेपन से कोई मतलब नहीं था। Yes, yes. ठीक है, आर्म्स एक्ट पहले ही पास कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, इसका वेपन से कोई कनेक्शन नहीं था। क्वेश्चन 59. Which one of the following leaders headed Audh Kisan Sabha? Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. In 1905, who painted the image of Bharat Mata shown as dispensing learning, food and clothing? Rabindranath Tagore. Abanindranath Tagore. Hind Swaraj was written by Gandhi ji. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. The resolution of Poon Swaraj was adopted at which session? Lahore. Karachi. Karachi session. Lahore. Sorry, Lahore, sir. The Simon Commission was boycotted in India because? There was no Indian member in the commission. Yes, there was no Indian. Which of the following is not true about Rowlatt Act? पहला? Yes, sir. सही है? 3 years दिया हुआ है यहाँ पे। Sir, wrong. Yes, this is not true. Gandhi ji, in his work Hind Swaraj, said that Indians must not cooperate with the British. Question 66. Who among the following was the author of famous novel Anand Mat?
Bankim Chandra Bankim Chattopadhyay. Chandra चट्टोपाध्याय. सर ऑफिशियल टेक्स्ट में चट्टोपाध्याय लिखा हुआ है उनका सरनेम या चैटर्जी? ऑफिशियल आई गेस एनसीईआरटी में इट विल बी चट्टोपाध्याय. ओके बट मैंने सर. बताया था आपको कि अगर चैटर्जी आ जाए बाई चांस तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वन एंड द सेम पर्सन. ठीक है, आई टोल्ड यू ना कि क्या रीजन था चैटर्जी एंड चट्टोपाध्याय का. सर जो Because ब्रिटिश थे उनको मुश्किल होती थी हाँ चट्टोपाध्याय उनके लिए बोलना. टंग ट्विस्टर हो जाता था. चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय प्रोनाउंस करने से उन्होंने एंग्लिसाइज कर दिया उन्होंने उस नाम को. Who among the following were associated with Swaraj Party during India's freedom struggle? Motilal Nehru and C.R. Das. C.R. Das and first name, second. Motilal Nehru and C.R. Das. Mahatma Gandhi returned to India from South Africa in which year? 1915. 1915. How did his coming back to India on 9th January is celebrated as NRI Day? All of this. Question 69. How did Indians belonging to different communities, regions, and languages develop a sense of collective belonging? Yes. Sare. All of the above. By whom was the song Bande Mataram composed? Bankim Chandra Chattopadhyay. आपके लिए भी टंग ट्विस्टर हो गया. The peasants of Kheda district could not pay the revenue because they were affected by all of the All above. of the all above. of the above. Moving on. Justice Party of Madras was a party of D. Judge. judges? Non-Brahmins. 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 जस्टिस पार्टी 1916 में फॉर्म हुई थी और पूरा फॉर्म होने के पीछे रीजन ही यही था कि भैया हम ब्राह्मण डोमिनेशन को खत्म करना चाहते हैं. Why was Simon Commission sent to India in 1928? A. Yes, to look into the constitution. सोक्रेटिस को गलत दिखाया था. मैं बता तो रहा हूँ सोक्रेटिव को हमने पागल डिक्लेयर कर दिया. ठीक है. Yes sir, I guess Socrates में C था इसका आंसर. पर सोक्रेटिव में आंसर्स दीपक सर ही डालते हैं. नहीं नदीम से नहीं, अरे तो हो गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं. इट्स ओके. Question 74. In what order did the three movements take place in 1916, 1918 by Gandhi ji? D. Champaran, Kheda and Ahmedabad. Champaran, Kheda and Ahmedabad. Which one of the following provisions is not related to Gandhi-Irwin Pact? Not To to arrest To arrest? Sir John Simon. Yes. Who said the Swaraj would not come for 100 years if untouchability is not eliminated? Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी. चलो आखिरी क्वेश्चंस की तरफ है, फिर उसके बाद we'll start the chapter. Why was Alluri Sitaram Raju well known? A. He He- led militant movement of tribals. He led a militant movement in the tribals in Andhra Pradesh. What kind of movement was launched by the tribal peasants of Gudem Hills in Andhra Pradesh? Guerrilla warfare. Guerrilla movement. Militant guerrilla movement. सर मिलिटेंट क्या होता है? मिलिटेंट का मतलब होता है जिसमें वायलेंस का पूरा यूज किया जा रहा है. ठीक है, वायलेंस पे पूरा ट्रस्ट करते हैं हम. वी बिलीव इन गन्स. सर गुरिल्ला और नॉर्मल वॉरफेयर में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में तो लड़ाई होती है और फिर लड़के चले जाओ वापस. देखो गुरिल्ला, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉरफेयर. एक होता है गुरिल्ला और एक होता है फ्रंटल. फ्रंटल में क्या होता है, ये फौज खड़ी हो जाती है, ये फौज खड़ी हो जाती है एंड देन दे क्लैश, जो कि इन जनरल आपने देखा ही होगा. ठीक है, बट ये कब होता है? जब ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ जो होते हैं दोनों के ठीक ठीक होते हैं. लेकिन जब एक साइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और जो दूसरी साइड वीक होती है, तो वो कभी फ्रंटल वॉरफेयर नहीं करती है. बिकॉज ओपन वॉरफेयर करने में क्या हो जाएगा, फटाफट खत्म हो जाएगी, निपट जाएगी. ठीक है, हर कोई स्पार्टन्स नहीं होता. इवन स्पार्टन्स भी ओपनली फ्रंटल वॉरफेयर नहीं करते थे. तो इसलिए क्या करते हैं, ऐसे जब ऐसा केस होता है, जब अनफेवरेबल नंबर्स होते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, पीपल टेक एडवांटेज ऑफ लैंड. तो उसको क्या करते हैं, गुरिल्ला मूवमेंट. जैसे शिवाजी थे ना, शिवाजी वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपर्ट men in the art of guerrilla warfare. औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था उन्होंने, रुला के रखा हुआ था औरंगजेब को, पता है. Who were the Sanatanis? High caste Hindus.
Which one of the following viceroy announced the vague offer of dominion status for India in October 1929? कौन था उस टाइम पे हमारा viceroy? Lord Irwin. Irwin. Who founded the Lord- Depressed Classes Association? हाँ, B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar. Yeah. किसी को कोई डाउट था क्या? Okay, last two questions. Which party did not boycott the council election held in the year 1921? Justice Party. Justice Party. What do you mean by the term begar? So the forced recruitment of soldiers. No, begar has nothing to do Yeah. with soldiers. An act to prevent plantation workers. This was Inland Immigration Act. C part, labor that will Yes, labor without payment. बेगार, बंधुआ मजदूरी. ठीक है, उसको बोलते हैं बेगार. चलो, आई होप ये चैप्टर क्लियर हो गया सबको. Yes, इसमें sir. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो विल स्टार्ट विद. नो डाउट सर. सर आपने वो बोला था कि वो उनकी स्टोरी सुनाएंगे सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस की. नहीं, पूरी स्टोरी नहीं, उनके डेथ से रिलेटेड जो मिस्ट्री. देखो, उनकी डेथ से रिलेटेड जो मिस्ट्री है उसमें देयर आर 3 पॉसिबल, क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटीज. पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ही डाइड, जो कि इन जनरल सबको पता है. ये तो बहुत फेमस, मतलब जो वेल नोन है. दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, ही सर्वाइव्ड. ठीक है, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं. सर्वाइव होने के बाद हुआ क्या? सर्वाइव होने के बाद एक इसमें जो कॉन्स्पिरेसी बनती है वो ये बनती है कि ही एस्केप टू सोवियत, मतलब यूएसएसआर. ठीक है, वहां जाके वो स्टालिन से मिले, ये सब हुआ था, और ही वाज कैप्चर्ड बाय द सोवियत फोर्सेस एंड देन ही डाइड इन सोवियत रशिया. एक ये conspiracy theory. And the third conspiracy theory, or rather I would say, this sounds much more true, and इसके बहुत सारे मतलब प्रूफ भी मिले हैं. ठीक है, काफी ज्यादा अभी तो पेपर्स को वो नहीं किया गया, डिक्लासिफाई नहीं किया गया है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह. बट ये जो तीसरी पॉसिबिलिटी है, इसके भी बहुत सारे चांसेस है. वो ये है कि गुमनामी बाबा करके अयोध्या में एक सन्यासी टाइप के बाबा थे. बोला जाता है कि ही वॉज सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, इसके ऊपर आप लोग सर्च करना है जरा, गुमनामी बाबा के ऊपर. ठीक है, बट ये बड़ा प्लॉजिबल थ्योरी है और इसके ऊपर रिसर्च चल रही है. और गुमनामी बाबा के ऊपर मतलब वो उनके डीएनए वगैरह एक्सट्रैक्ट किए, उनके कुछ टूथ वगैरह मिला था, तो उनके कुछ डीएनए वगैरह एक्सट्रैक्ट किए गए हैं. तो उसके ऊपर अभी चल रहा है, अभी कुछ क्लियर नहीं है इस चीज को लेके. बट हाँ, ये एक बहुत प्लॉजिबल थ्योरी है. तो आप लोग प्लीज गो सर्च. ठीक है, आप लोगों को जितना समझ में आया उतना सर्च करना, अगर इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड ऑब्वियसली. एंड जो मिलता है मेरे को बताना फिर नेक्स्ट टाइम. ठीक है, अदरवाइज आई विल टेल यू मोर अबाउट इट. Was there a conspiracy in the death of Lal Bahadur Shastri? See, this is Gumnami Baba, and this is Netaji's photo. So if you look at the picture, obviously you'll find resemblance, hardcore resemblance, है ना? So ये काफी possibility है. चलो, anyways, moving on to the chapter. ओके, सो अब जो हमारा चैप्टर जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म. इस चैप्टर में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी. प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस हमारे अभी फेडरलिज्म. कुछ पोर्शन इसका थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया बिकॉज अब वो किसी काम का नहीं है, बट ठीक है, हम तो नॉलेज के बेसिस पे हम उसको पढ़ लेंगे बिकॉज इट्स देयर इन द एनसीईआरटी, सो व्हाई नॉट. सो सबसे पहले, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विथ फेडरलिज्म, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ सिस्टम्स बताता हूँ, सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस.
कितने लोगों को ये चीजें पता है तो मुझे बताना, ठीक है? बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। एक होता है मोनार्की, एक होता है डिक्टेटरशिप, एक होता है ओलिगार्ची, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेमोक्रेसी। सो मोनार्की आई होप सबको पता ही होगा, है ना? डिक्टेटरशिप भी पता ही होगा आप लोगों को। यू नो ना व्हाट इज मोनार्की एंड व्हाट इज डिक्टेटरशिप? सर थर्ड नहीं होगा। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, monarchy और दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ बताओ। सर मोनार्की में किंग्स होते हैं और जो उसके अगर कोई किंग या वो मर जाता है तो वो एक हायरार्की से चलती है। बट डिक्टेटरशिप के अंदर एक मिलिटरियल मतलब कि मोस्टली डिक्टेटरशिप एक मिलिटरियल रूल से चलती है, और अगर एक डिक्टेटर मरता है तो या तो वहां पे सिविल वॉर होती है या फिर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट या कोई आर्मी का जनरल टेक ओवर करता है। देखो, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में जो क्लियर कट डिफरेंस है, इसमें भी 1 पर्सन रूल होता है, इसमें भी 1 पर्सन रूल होता है। द ओनली डिफरेंस इज मोनार्की वर्क्स ऑन ब्लड लाइन। एक के बाद राजा के बाद उसके बेटे को एंड उसके बेटे को एंड उसके, मतलब बेसिकली द पावर इज ट्रांसफर्ड विद इन द फैमिली, ठीक है? डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। एनीबडी हु कैन क्लेम बिकम्स अ डिक्टेटर, ठीक है? ओलिगार्ची क्या होता है? ओलिगार्ची होता है व्हेन पावर इज कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। सर रशिया। सर कम्युनिस्ट पार्टी जैसे। हाँ, चाइना है ना, चाइना सीसीपी, कम्युनिस्ट कंट्री ऑफ चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी। सर उसका जो, रशिया भी। हाँ रशिया हो गया, ठीक है? चाइना का जो कोमिनतांग है, जो सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ का, ठीक है, वो क्या करता है? वो पूरा चाइना कंट्रोल करता है। उसको आप एक तरीके से ओलिगार्ची बोल सकते हो। हाँ, उनका एक प्राइम मिनिस्टर जरूर होता है चाइना का। ही इज द हेड ऑफ, ही लीड्स द कोमिनतांग, बट इट इज कोमिनतांग जो क्या करता है, एक्चुअल पावर एक्सरसाइज करता है थ्रू द पीएम। सो ओलिगार्ची, अगर हम सबसे पुराने ओलिगार्ची की बात करें तो आप लोगों ने रोम में शायद सेनेट सुना होगा। यस सर। सेनेट था, एक 900 मेंबर्स होते थे, ऑल बिलोंगिंग टू द, जैसे रोम क्या था ना, रोम 2 पार्ट्स में डिवाइड था। दो, वहां पे जो सोसाइटी होती है, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2। एक होते थे पेट्रिशियंस और एक होते थे प्लीबियंस। पेट्रिशियंस होते थे जिसमें अपने सेनेट के मेंबर्स आते थे, ठीक है? जो एरिस्टोक्रेट्स आते थे, बड़े बड़े जो जमींदार टाइप होते थे। फिर उसके बाद मिलिट्री कमांडर्स वगैरह इसमें आते थे। बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी वाज प्लीबियंस। सो ये जो सेनेट जो था, सेनेट बेसिक, सेनेट में भी वही मेंबर्स थे, एरिस्टोक्रेसी के मेंबर्स थे, बेसिकली लैंडलॉर्ड्स वगैरह बड़े बड़े जो होते थे, दे यूज्ड टू बी देयर इन द सेनेट। तो सेनेट एक रिप्रेजेंटेटिव, सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होता था, और पूरे रोम को मतलब पूरे रोमन एम्पायर को कंट्रोल करता था, ठीक है? डेमोक्रेसी आप लोगों को पता ही है ना? द ओनली डिफरेंस बिटवीन ओलिगार्ची एंड डेमोक्रेसी इज कि यहाँ पे वो जो ग्रुप होता है, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है? डेमोक्रेसी को बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ ओलिगार्ची, बिकॉज डेमोक्रेसी में पावर कौन टिपिकली एक्सरसाइज करता है? इट इज द पार्लियामेंट, राइट? बट दैट पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, सो डेमोक्रेसी अलग हो जाता है थोड़ा ओलिगार्ची से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम आते हैं अपने एक्चुअल चैप्टर पे। अब गवर्नेंस को, ये तो टाइप्स ऑफ गवर्नेंस थी, देन देयर कैन बी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, ठीक है? जब हम लेवल्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं गवर्नेंस को, तो उसमें 2 तरीके के आते हैं। एक होता है यूनिटरी और दूसरा होता है फेडरल। अब हम जरा यहाँ समझते हैं यूनिटरी क्या होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जहां पे पावर इज एक्सरसाइज्ड फ्रॉम वन लेवल। एक ही लेवल से क्या किया जाता है? पावर को एक्सरसाइज किया जाता है।
मतलब गवर्नेंस का एक ही लेवल होता है। फेडरल में क्या होता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है इसका, व्हेन पावर इज एक्सरसाइज फ्रॉम मोर देन वन लेवल। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल होता है, उसको जनरली क्या बोलते हैं, या तो सेंटर बोलते हैं या यूनियन बोलते हैं। यूनियन नहीं बोलते, जनरली सेंटर बोलते हैं अगर एक लेवल होता है तो। जहाँ पे फेडरल होता है वहाँ पे क्या होता है, एक लेवल होता है सेंटर, एक होता है स्टेट। टिपिकली 2 लेवल्स होते हैं। इंडिया थोड़ा सा अलग केस है जहाँ पे 3 लेवल हैं, बट वैसे क्या होता है सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं फेडरल कंट्री में। सो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेकेंड, ऐसा हो सकता है कि यूनिटरी में सेकेंड लेवल हो सकता है, देयर कैन बी अनदर लेवल, बट वो लेवल क्या होता है, इट इज इंफीरियर टू द सेंटर। मतलब वो टोटली क्या करता है, सेंटर के कमांड्स और विशेस के अकॉर्डिंग चलता है, उसकी इंडिपेंडेंट अपनी खुद की सोच नहीं होती है, इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं होती हैं। सो देयर कैन बी अनदर लेवल, बट इट इज सबसर्विएंट। इसका मतलब ये है कि दूसरा लेवल हो सकता है, बट वो लेवल क्या करता है, सेंटर के कहे अनुसार चलता है। मतलब जैसा सेंटर बोलता है वैसा वो करता है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट कोई पावर्स नहीं होती। बट यहाँ पे क्या होता है, फेडरल में बोथ द लेवल्स आर ऑन पार। इसका मतलब ये है, जितना स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग स्टेट होता है। थोड़ा बहुत कमी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है कि स्टेट कहीं पे ज्यादा स्ट्रांग हो, कहीं पे ऐसा हो सकता है सेंटर ज्यादा स्ट्रांग हो, बट ऑलमोस्ट क्या होता है, सेंटर और स्टेट्स क्या होते हैं, सेम लेवल पे होते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? सर सेकंड लाइन में आपने क्या लिखा? देयर कैन यूनिटरी बी का अनदर लेवल बट इट इज सबसर्विएंट। सर मतलब सबसर्विएंट का मतलब है इट सर्व्स अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द सेंटर। ओके सर। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, बोथ द लेवल्स आर इंडिपेंडेंट, दे वर्क इंडिपेंडेंटली एंड ऑन पार होते हैं। अगर हम एग्जांपल ले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की, क्लासिक एग्जांपल इज यूके। आपने यूएई सुना होगा, है ना? यस सर। फ्रांस, ये सब क्या है, दीज आर ऑल यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। फेडरल की बात करें, पूरी दुनिया में टोटल 25 कंट्री ऐसी हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं। द फर्स्ट फेडरल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज यूएस। इंडिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल कंट्री। ठीक है सर हाँ, आपने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा फेडरल की? पावर इज एक्सरसाइज फ्रॉम मोर देन वन लेवल ओके। and both the levels are on par. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो फिर अब हमारा फोकस होगा वुड बी अपॉन फेडरल कंट्रीज। सर फ्रांस में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती? नहीं, प्रोविंशियल होती है वहां पे, लेकिन वो प्रोविंशियल क्या होता है, सेंटर के अंडर वर्क करता है। सेम यूके में भी प्रोविंशियल होता है, लेकिन वो प्रोविंसेस क्या करती हैं, दे वर्क अंडर द सेंटर। चाइना में भी क्या होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, बट अगेन द सेंटर इज द अन्नदाता। तो साउथ अफ्रीका में कौन सी है? साउथ अफ्रीका इज अ फेडरल कंट्री। आगे बढ़े। साउथ अफ्रीका के 3 दिन कैपिटल क्यों है? क्या साउथ अफ्रीका ये 3 कैपिटल क्यों है? साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स क्यों है? यस सर। कौन कौन सी कैपिटल है साउथ अफ्रीका की? सर जोहान्सबर्ग, केप टाउन और एक और है डरबन। जोहानिसबर्ग और केप टाउन तो सुना है मैंने, डर्बन प्रिटोरिया है शायद सर किसे। अब यार ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। हो सकता है इट माइट बी कि उन्होंने रीजन वाइज डिवाइड कर रखा होगा। प्रोबेबली फेडरल है ना, फेडरल है तो उन्होंने क्या कर रखा हो, रीजनल कैपिटल्स बना रखे होंगे उन्होंने अपने। देखना पड़ेगा मेरे को साउथ अफ्रीका का, मतलब एज ऑफ नाउ मेरे को नहीं पता है उसका, बट हाँ देखना, मैं आई गो थ्रू इट। ठीक है, मैं पढ़ूंगा फिर बताता हूँ आपको ना।
चलो अब हम आते हैं, हमारा डिस्कशन आएगा फेडरल पे। सो अब तक समझ गए हो क्या आप लोग कि एग्जीक्यूटिव प्रिटोरिया, जुडिशियल ब्लोमेफोंटेन एंड केप टाउन। चलो अब बताओ मुझे, व्हाट इज अ फेडरल कंट्री, या फेडरलिज्म क्या होता है? कैन समबडी प्लीज टेल मी व्हाट इज फेडरलिज्म? So, uh, so हाँ, federalism is like division. Federalism is division of power from one between hand. two or more than two levels, yes, Yes. simple। फेडरलिज्म का मतलब यही होता है, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड, मतलब पावर डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर देन टू लेवल्स। सर हाँ। सर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर्स है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। पहला फीचर, द डेफिनेशन इटसेल्फ इज अ फीचर, कि टू और मोर देन टू लेवल्स। ठीक है, वो दो लेवल्स कौन कौन से होते हैं जनरली? सेंटर और स्टेट। कहीं कहीं पे स्टेट को प्रोविंशियल भी बोलते हैं, अदरवाइज क्या होता है, सेंटर और स्टेट बोलते हैं इन जनरल। सेकंड, दोनों जो लेवल्स होते हैं ये गवर्न सेम सिटीजन्स को करते हैं। ऐसा नहीं कि इन दोनों के सिटीजन्स अलग अलग होते हैं, दे गवर्न द सेम लॉट, सेम पॉपुलेशन। ठीक है, बट इनकी सेपरेट जुरिस्डिक्शन होते हैं। बोथ गवर्न द सेम पॉपुलेशन with respective jurisdiction। ये ना एक वर्ड बड़ा अच्छा आता है, jurisdiction। पॉलिटिकल साइंस में, लीगल स्टडीज में ये वर्ड जो होता है jurisdiction, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी को पता है jurisdiction का मतलब क्या होता है? So, jurisdiction is like every different level will hold its own power and like no one will interfere in it. Yes, jurisdiction is defined as the area जहाँ तक up to which I can exercise my own legal authority। ठीक है, वो एरिया जहाँ तक मेरी कानूनन मैं अपना पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता हूँ, दैट एरिया इज नोन एज द जुरिस्डिक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है सोर्स पॉइंट में? ब्रैकेट में लिखा है सेंटर एंड स्टेट। तो दोनों ही जो लेवल्स होते हैं वो गवर्न सेम पॉपुलेशन को करते हैं, बट दोनों के जुरिस्डिक्शन अलग होते हैं। कुछ ऐसा सा है कि फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स हैव द सेम 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 किड्स, मम्मी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग होती है आप लोगों के लिए, पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग होती है, तो दोनों के जुरिस्डिक्शंस और वर्क एरिया अलग हो जाता है, बट ऑब्वियसली आप लोग तो वहीं के वहीं हो ना। ठीक है, कुछ ऐसा सा होता है यहाँ पे भी कि सेंटर क्या करता है, अलग मामलों का टेक केयर करता है, स्टेट कुछ अपने अलग मामलों का टेक केयर करता है। नाउ an important feature of all federal countries in the world is federal powers are mentioned in a constitution। हमेशा जो फेडरल कंट्रीज होती है ना, उनके क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक अनरिटन होता है, एक रिटन होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि रिटन नहीं होता, सब रिटन ही होता है। अनरिटन का मतलब ये होता है कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। ठीक है, सीरीज ऑफ लॉज, चार्टर्स वगैरह को यूज करके क्या किया जाता है, लेजिस्लेट किया जाता है और रूल किया जाता है। जैसे यूके का कोई एक कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट ऐसा नहीं कि वहां पे लॉज नहीं है। ठीक है, लॉज, बाई लॉज सब कुछ है वहां पे, बट उनका एक सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं, जैसा हमारा है। हमारा, इफ यू गो इन मार्केट एंड यू कैन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्या पार्ट्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, यू विल गेट एन आइडिया अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। बट यूके में आपको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रेफर टू डिफरेंट टेक्स्ट, डिफरेंट लॉज। ठीक है, तो होता सब कुछ रिटर्न ही है, बट क्या होता है जनरली, क्या होता है, एक सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट होता है फेडरल कंट्रीज में। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के बीच में क्लैशेस हो, सेंटर और स्टेट के बीच में क्लैशेस ना हो,
इसलिए क्या किया जाता है, प्रेफरेबली वहां पे स्पेसिफिकली पावर्स को क्या कर दिया जाता है, दे आर मेंशन्ड इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फोर्थ फीचर ऑफ अ फेडरल कंट्री इज द फंडामेंटल प्रोविजंस of the constitution cannot be changed by one level। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का पावर किसके पास है? हु हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? कोई बताएगा? हु कैन अमेंड द इंडियन Central. कॉन्स्टिट्यूशन? सेंटर में कौन? द पार्लियामेंट, द सेंट्रल पार्लियामेंट। ठीक है, इट इज द सेंट्रल पार्लियामेंट जो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है उसके पास। इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन चेंज, इट कैन ऐड, इट कैन सब्सट्रैक्ट। ठीक है, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम, कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है, सेंटर हैज टू टेक द स्टेट्स इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत लेटेस्ट का एग्जांपल है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया, उठा के वो कर दिया, यूटी बना दिया। इट वाज 370 हटा दिया था। 370 हटा दिया, उसके जो स्पेशल पावर्स थे हटा दिए, उसको एक बाइफरकेट कर दिया और यूटी बना दिया, राइट? यस सर। वो करने के लिए सेंटर को क्या चाहिए, स्टेट्स की भी अग्रीमेंट चाहिए। दैट मींस एक बार बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, तो फिर वो बिल क्या करता है, प्रेसिडेंट रेफर करता है कहाँ पे, एवरी स्टेट असेंबली में। और हर स्टेट असेंबली, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली शुड अग्री टू इट, कि हाँ भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें, तो हो जाएगा। जैसे 2014 में तेलंगाना बना था, ठीक है, तो तेलंगाना को बनाने का बिल भी क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ने रेफर किया था सारे स्टेट्स को। इफ हाफ ऑफ द स्टेट्स अग्री, तो प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, उस बिल को साइन कर दिया, एंड इट बिकेम एन एक्ट। ठीक है बाबा, समझ में आ गया? कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, वो एक लेवल अकेला नहीं कर सकता, इट हैज टू टेक द अदर लेवल इन कंसिडरेशन। क्लियर है? ठीक है, यस ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फीचर। द कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट the provisions of the constitution। इसका मतलब ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दो लेवल्स हैं, दोनों लेवल्स की पावर्स को स्पेसिफाई किया हुआ है डॉक्यूमेंट में, बट फिर भी ऐसा हो सकता है देयर कैन बी क्लैशेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, फाइनल डिस्प्यूट को कौन, अंपायर की तरह कौन एक्ट करेगा, हु विल मीडिएट इन बिटवीन? सो इट इज द कोर्ट। वो कोर्ट कौन सा है हमारे यहाँ पे? इट इज द सुप्रीम कोर्ट जो ये करता है। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में क्लैश होता है तो इट इज द सुप्रीम कोर्ट विच एक्ट्स एज द फाइनल अथॉरिटी, जो क्या करता है, डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को, एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल इंटरप्रिटेशन किसके हाथ में होता है? इट इज इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक सिटी है, ठीक है, एक 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 इमेजिनरी सिटी है। उस सिटी में बहुत क्लियर कट दो रूल्स हैं। दो रूल्स ये हैं कि अ पर्सन हु डज नॉट शेव हैज टू बी शेव्ड बाय द बार्बर, बट अ पर्सन हु शेव्स कैन नॉट बी शेव्ड बाय द बार्बर। समझ में आया दो रूल्स? तोते तो नहीं उड़ गए किसी के? सर नहीं आया समझ में। देखो, दो बहुत सिंपल से रूल हैं। एक 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 इमेजिनरी सा, लेट्स टेक ए टाउन कॉल्ड एक्स। उस इमेजिनरी टाउन में बहुत दो सिंपल रूल्स हैं, दैट एवरीबडी हैज टू बी शेव्ड बाय द बार्बर। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रूल। क्लियर? पहला रूल क्लियर है सबको? एवरीवन हैज टू बी शेव्ड बाय द बार्बर। ठीक है,
दूसरा रूल ये है, a person who shaves can't be shaved by the barber. समझ में आया दोनों रूल? सॉरी कैसा है लाइक हर किसी को शेव करवाना पड़ेगा. Every person has to be shaved by the barber, but the one who shaves can't be shaved by the barber. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. Everybody can go to the barber and get shaved, right? Problem solved. यस सर. No complications. है easy. But what about barber? Barber क्या करेगा फिर? Everybody has to be shaved by the barber, but the one who shaves can't be shaved by the barber. Now barber shave बनाता है कि नहीं बनाता? अपनी नहीं, दूसरों की तो बना ही रहा है. यस किसी और बाबू के पास जाएगा. हाँ तो again, you know, but he shaves. He can't be shaved by a barber. Then what will happen? अब यहाँ पे कुछ चाहिए ना, कोई तो अथॉरिटी चाहिए ना इंटरप्रिटेशन के लिए यार. अगर ऐसा क्राइसिस हो गया कोई, जबकि रिटन रूल्स है, ठीक है, रिटन रूल्स है. अब इसमें भी क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं. ऐसे अगर केसेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर कोई ना कोई तो अथॉरिटी चाहिए ना, हु शुड मीडिएट इन बिटवीन. द सेम थिंग हैपेंस कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, हु विल मीडिएट? इट इज द कोर्ट, जो क्या करता है, लास्ट अथॉरिटी की तरह एक्ट करता है whenever a conflict arises between the center and the state or both the levels. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. So next is interesting because you know it is related to money. Both levels have their own source of revenue. Both levels have their own source of revenue. इसका मतलब क्या है? दोनों लेवल्स अपने अपने टैक्सेस लेवी कर सकते हैं अपॉन द पॉपुलेशन. अपने टैक्सेस लगा सकते हैं अपॉन द पॉपुलेशन. ठीक है, इससे क्या होता है? इंश्योर, इससे इंश्योर होता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. इट इंश्योर्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी फेडरल कंट्री का, कि दोनों ही लेवल्स के पास अपने अपने वेज होने चाहिए टू मेक रेवेन्यू और टू जनरेट वेल्थ. अगर ऐसा नहीं हुआ, बाई चांस इफ द सेंटर इज डिपेंडेंट अपॉन द इफ द स्टेट इज डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर फॉर फाइनेंसेस, यू थिंक द स्टेट वुड बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली? फॉर एग्जाम्पल, यू टेक पॉकेट मनी फ्रॉम योर डैड और मॉम. Do you think you can take independent decisions in your life? You are financially dependent upon them. You can't take independent decisions, right? Yes, sir. To certain extent you can, obviously. ठीक है, बट क्या होता है फेडरल कंट्रीज में, इसलिए क्या होता है, दोनों के ही सोर्स ऑफ रेवेन्यूज बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं, ताकि वन शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द अदर, बिकॉज दैट वायलेट्स द इंटायर प्रिंसिपल ऑफ फेडरल. द फेडरल प्रिंसिपल गेट्स वायलेटेड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब एक कंट्री फेडरल होती है तो इसमें दोनों लेवल्स का फायदा क्या होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग टू लेवल्स? पहले तो ये बताओ. चलो, ये क्वेश्चन तो हमने पूछा ही नहीं किसी से. We did not even raise the question of as to, you know, why does a country needs a federal governance? बताओ, आपको क्या लगता है? Why does a country needs a federal governance? सर आपने सारे पॉइंट्स सर एफिशिएंट गवर्नेंस होगी. क्या क्या? एफिशिएंट गवर्नेंस होगी. Efficient governance होगी. How? Define, थोड़ा सा और इलैबोरेट करो. सर स्टेट की जो प्रॉब्लम्स होगी स्टेट उसके अराउंड लुक करेगा, और जो पूरी कंट्री की प्रॉब्लम होगी वो सेंट्रल लुक आउट करेगा. जो स्टेट्स की ओपिनियंस होंगे तो फिर एक जो बेटर वाला होगा वो ज्यादा अच्छे से डिसाइड हो पाएगा. डिफरेंट. हाँ सर, क्योंकि अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं होगी तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा. तो प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए और रिस्पांसिबिलिटीज इक्वलाइज करने के लिए एक फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बेटर होती है. यस, दिस इज अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट. और आप लोग मोर और लेस सारे के सारे यू आर ऑन द राइट ट्रैक. कि जनरली क्या होता है, जब एक बड़ी कंट्री होती है
तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन इजी करने के लिए क्या कर दिया जाता है, उसको फेडरल बनाया जाता है. जनरली बिगर कंट्रीज गो फॉर फेडरल टाइप ऑफ गवर्नेंस बिकॉज एक जगह से पूरे कंट्री को गवर्न करना इज नॉट पॉसिबल. सो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इज द फर्स्ट फैक्टर while countries go for a federal type of governance. Clear? Now second reason is more important. Imagine in a country like India, imagine if we had only if we only had one governance, okay, one level of governance, for example, and the seat of governance would be in Delhi. ठीक है कि दिल्ली में ही सारी गवर्नेंस होगी, दिल्ली से ही सारा कंट्रोल होगा. What would happen to the extreme corners? Can people sitting in Delhi take better decisions for a state of Kerala or let's say northeastern states? Batao. No, sir. There is language barrier, there is cultural barrier, there is altogether different climate and altogether different. पूरा game ही different है. Kerala के issues are entirely different from Delhi. So perspective difference है बिल्कुल. So you need to assign powers because वहाँ के responsibilities वो लोग ज़्यादा अच्छे से take care कर सकते हैं. So इसको बोलते हैं regional development. The second more important factor is regional development अच्छा होगा if you divide powers. ठीक है? That is why federal type of governance. ठीक है बाबा, समझ में आया यहाँ पे? सर हाँ सर अगर ऐसे करें कि इंडिया के अंदर हम लोग मतलब कि सिर्फ एक ही टाइप ऑफ वो रखे, लाइक एक ही लेवल की गवर्नमेंट रखे, हाँ. और उसके अंदर हर एक स्टेट से कुछ रिजर्व सीट रख दे, तो उससे ये प्रॉब्लम ओवरकम हो सकती है. उससे ये प्रॉब्लम इसलिए ओवरकम नहीं हो सकती है अंगद क्योंकि फॉर एवरीथिंग यू रिक्वायर द परमिशन ऑफ दैट सेंटर. Even if the person is from Kerala, I'm not saying, even if the people representatives are from Kerala, but still they require center's permission to do anything. So unless you strictly divide power, तब तक तो ये possible नहीं हो पाएगा. Okay, sir. है ना? When you divide power तो वो फेडरल हो गया. I mean फेडरल है क्या? फेडरल क्या है? एक सेंटर तो था ही था, उसने क्या कर दिया, एक स्टेट और क्रिएट कर दिया ताकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो स्टेट को अपनी डिप्यूट कर सके. ठीक है? So federal systems have dual objective. The center promotes national integration and the states ensures regional development. ठीक है? तो सेंटर क्या करता है? सेंटर का फोकस रहता है टू ऑन प्रिजर्विंग द नेशनल इंटेग्रिटी. हाँ सिर्फ डाउट था, पूछो. हर स्टेट के पास अपनी अलग अलग लैंग्वेज क्यों होती है? हर स्टेट के पास अपनी अलग अलग लैंग्वेज क्यों होती है? जैसे पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हिंदी. अलग अलग कल्चर की वजह से होती है. इंडिया की हर एक स्टेट बहुत डाइवर्स है और वहाँ पे बहुत अलग अलग कल्चर है. पहले ये बताओ कि लैंग्वेज पहले आए थे, स्टेट्स पहले आए थे? लैंग्वेज. हाँ, तो फिर स्टेट्स जस्ट हैपेंड. ओके, लैंग्वेजेस पहले से थे, बोलने वाले पहले से, बाउंड्री बाद में बना दिया आपने. दैट इज व्हाई एवरी स्टेट हैज देयर ओन लैंग्वेज. ठीक है तमन? यस सर. जैसे ना मैंने एक बहुत अच्छी वो देखी थी, एक देयर वाज दिस पिक्चर और उसमें क्या था, फॉरेस्ट था और बीच में से एक रोड जा रही थी. ठीक है? और उसमें मतलब उसके दो इंटरप्रिटेशन थे. फर्स्ट हाफ ऑफ पिक्चर में ये था कि देयर इज अ फॉरेस्ट इन बिटवीन द रोड, और दूसरे में ये था देयर इज अ रोड इन बिटवीन द फॉरेस्ट. समझ में आ रहा है आपको दोनों में पर्सपेक्टिव का कितना डिफरेंस आ गया? यस सर. है बिल्कुल. स्टोरी आउटलुक चेंज हो जाता है कि देयर इज अ फॉरेस्ट इन बिटवीन द रोड्स एंड देयर इज अ रोड इन बिटवीन द फॉरेस्ट. ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एक ही चीज, एक ही इमेज, बट उसका पूरा कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है. सी व्हेन यू से देयर इज अ फॉरेस्ट इन बिटवीन द रोड, यू पे, आप अपनी विशेस, आप अपनी क्या बोलते हैं, हाँ, आप अपनी विशेस को ज्यादा प्राइमेसी दे रहे हो एंड यू आर कीपिंग द नेचर एज इंफीरियर. while you have to realize कि फॉरेस्ट वाज ऑलवेज देयर. रोड बाद में कंस्ट्रक्ट किया आपने.
So it's exactly the same कि आज के time पे states have become important, but the thing is language already existed, always existed. ठीक है बाबा, state की boundaries बाद में खींची हैं आपने. चलो, अगर ये हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक 7 features of federal country समझ में आ गया? Yes sir. अगर ये समझ में आ गया तो अब हम देखते हैं कि फेडरेशंस कितनी तरीके की होती हैं. टाइप्स ऑफ फेडरेशंस. सर एक लास्ट पॉइंट रह गया था. लास्ट पॉइंट रह गया था तो वैसे लास्ट पॉइंट था क्या? तो शब्द है बस. सर एक बात पूछनी है वैसे, एक और. हाँ पूछो. सर अगर एक ये हेरिडिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो कैपिटल है वो फॉल कर गई तो फिर क्या वो कंट्री बेसिकली फेल कर जाएगी? किसी क्या 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 दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन. मतलब सर अगर एक हेरिडिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नेंस में अगर जो कैपिटल है जहाँ से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है वो फॉल कर रही है, मतलब कि वो रेवोल्यूशनरीज के हाथ में चली गई या वो एनिमीज के हाथ में चली गई, तो फिर क्या बेसिकली वो पूरी कंट्री वो फेल कर जाएगी? Yes, the political system would fail, and in that case what would happen is either the country would witness civil war, which generally happens whenever there is a breakdown of political system. The country always enters into the phase of civil war. And the second thing is, but we do have क्या बोलते हैं, a system in place. United Nations करके एक organization है. In case of failure of political system or the failure of state, it is the UN which can take responsibility to administer that country or state till the time there is a proper governance reestablished. ठीक है पापा? Okay sir. चलो, अभी किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा था? Why is Delhi the capital of India? Why Delhi has formed the capital of India? It should be any other state like Punjab and Haryana. पहले तो ये होता है कि कैपिटल बनाने के पीछे लॉजिक क्या होता है? व्हाट इज द नीड ऑफ द कैपिटल? बताओ, कैपिटल होता है क्या है? सर एक ऐसी सिटी जहाँ पे सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है. गाइस एक सेकंड एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. हेलो. हाँ गाइस, तो मैं पूछ रहा था कि कैपिटल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ कैपिटल? So capital is a place in a country from Yeah, where it's a all place. हाँ. from where all the governmental activities take place. Like Sir, they have the parliament there and like Lok Sabha, Rajya Sabha, courts, and every government building in a region is the capital region. Basically, it is a place जहाँ पे all the administrative offices are there, situated. That is a capital. ठीक है? So once you have understood what a capital is, now let's talk about location. क्या देख के हमें location मतलब क्या? What should be the criteria for setting up a capital? बताओ. सर मौसम अच्छा होना चाहिए. अच्छा. ये अपने कमरे का कैपिटल नहीं पूछ रहे हम आपसे. ये हम स्टेट का कैपिटल या सिटी का, कंट्री का कैपिटल पूछ रहे हैं. स्ट्रेटजिकल पोजीशन. ये इसलिए तो जम्मू कश्मीर में भी वो कैपिटल स्ट्रेटजी एंड सेफनेस. सर वो ओल्ड टाइम्स में होता था. स्ट्रेटेजिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यार. स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है एक ऐसी लोकेशन जहां से एडमिन, देखो मेरे को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस खोलने हैं वहां पे, तो इसका मतलब ये होना चाहिए वहां से आई शुड बी एबल टू एडमिनिस्ट्रेट द एंटायर रीजन. सो अ सेंट्रल लोकेशन वुड बी बेटर, राइट?
एक ऐसा लोकेशन जहां से सब इक्विडिस्टेंट हो, है कि नहीं है? यस सर। तो अगर हम इस हिसाब से देखें, अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन से देखें, तो इस हिसाब से इंडिया का कैपिटल समवेयर इन द स्टेट ऑफ एमपी होना चाहिए था रादर देन दिल्ली, यस है ना? बिकॉज सर हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस थोड़ा। यस सर, यस हिस्टोरिक यस इम्पोर्टेंस। यस, एक 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 इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। और देखो मैं बताता हूँ दिल्ली कैपिटल कब बना था। पहली बार दिल्ली हमारा कैपिटल नहीं है, ये गलत फहमी है। न्यू दिल्ली इज आवर कैपिटल। नाउ इफ यू आर थिंकिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड न्यू दिल्ली, so basically Delhi was established by the Mughals, New Delhi was established by the British, ठीक है? न्यू दिल्ली इज आवर कैपिटल। तो 19, हाँ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है वो हमारा कैपिटल। नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीच, हाँ, अब उसको बड़ा कर दिया हमने, दिल्ली में कुछ एरियाज और इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, Yes, उसको sir. अब एनसीआर एनसीटी बोलते हैं। 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। वैसे उससे पहले क्या होता था, हमारे दो कैपिटल्स होते थे, एक होता था कोलकाता और एक होता था शिमला, एक समर कैपिटल एक विंटर कैपिटल, ठीक है? 1911 में क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, ये चेंज करके दिल्ली को बना दिया था एज द कैपिटल। दिल्ली को कैपिटल बनाने का रीजन ये था उनका, एक तो हिस्टोरिकली दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज इससे पहले भी दिल्ली क्या था, यूज्ड टू बी कैपिटल ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राजपूत्स। सबसे पहले राजपूत थे जिन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था, उसके बाद द सल्तनत एंड सो ऑन। तो दिल्ली वाज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी। सेकेंडली, दिल्ली का लोकेशन was the central location. Now you might be thinking दिल्ली का लोकेशन सेंट्रल लोकेशन कैसे हो गया? Because उस टाइम पे इंडिया was not limited to the India that we see today. उस टाइम पे पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था, पता है ना? यस सर। हाँ, तो उस टाइम के हिसाब से दिल्ली यूज्ड टू बी द सेंटर फ्रॉम पाकिस्तान टू साउथ, ठीक है? और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दिल्ली यूज्ड टू बी अ गुड लोकेशन। तो ये दो रीजन थे ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट करने का, और फिर हमने उसी को कंटिन्यू करते हुए दिल्ली को, मतलब न्यू दिल्ली को हमने क्या कर दिया, कैपिटल डिक्लेयर कर दिया अपना, ठीक है? सर हाँ, पर सर isn't Delhi a sign of colonialist India? यस, तो फिर उसे चेंज नहीं करना। वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि व्हाई आर वी still having colonial hangover, as to why are we still proudly showcasing our past which was not that good, right? जैसे अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, इफ यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट और नॉट, है ना? पूरे के पूरे दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स फैले हुए हैं इधर उधर, उनको क्या कर दिया जाएगा, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे लेके आ रहे हैं। उस पूरे प्रोजेक्ट को बोला जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। उसमें पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, ठीक है? तो नया पार्लियामेंट बन रहा है हमारा बेसिकली। तो कुछ लोग इस पे भी उंगली उठा रहे थे कि कि वी शुड नॉट डिमोलिश आर एंशिएंट, मतलब नॉट एंशिएंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक आ जाता है कि व्हाई आर यू स्टिल giving so much importance to a colonial past which was not that good for the Indians. बट उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है सेंट्रल विस्टा को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यस अंगद, ये बात फैक्ट, ये फैक्ट बहुत जेन्युइन है कि यार हम लोग क्यों इतना दिल से लगा के बैठे हैं। सो प्रोबेबली एक ये रीजन हो सकता है कि इट इज स्टिल अ रिमाइंडर ऑफ द टाइम दैट वेंट बाय। सर हाँ सर आप इम्पोर्टेंस का कह रहे हैं, मतलब और पास टाइम के एनसीईआरटी में चैप्टर क्यों दिए हुए हैं? पास्ट टाइम की इंपॉर्टेंस की बात क्यों कर रहे हो? तो एनसीईआरटी में चैप्टर्स क्यों दिए हुए हैं? मतलब बेसिकली हम हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, सीधी बात ही बोलो ना। हाँ यस सर, इंडियन हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं मतलब? इंडियन हिस्ट्री पढ़ी क्यों रहे हैं हम लोग? यस सर, because we struggled to achieve independence from that colonial movement. Ha, exactly. We remember those monuments not as a colonial hangover, but rather we remember them as, okay, this was our past. Now look at what we are. So we will not run away from our past. We'll embrace it. We'll make something better out of it. That might be the sentiment. Okay. और दूसरी बात, तमन, आपका क्वेश्चन है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली यार हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका, हिस्ट्री भी क्यों, कोई भी सब्जेक्ट इन जनरल बोलो, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? सर
और सब्जेक्ट की अलग बात है। क्यों? आज कौन सा मैथ्स का यूज किया आपने अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में? आज क्या यूज किया था मैथ्स का आपने? क्या मैथ्स का टेस्ट दिया था, इतना से दर्द हो रहा अभी तक। अच्छा, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का ये क्या अभी तक यूज यूज किया किया। था आपने? सर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं अभी तक आज तो। क्या प्रैक्टिकल यूज किया था आपने ट्रिग्नोमेट्री का? अलजेब्रा का कौन सा आज प्रैक्टिकल एक्स वाई का यूज किया था आज आपने? सर नथिंग मच। देखो बेसिकली क्या है ना, ह्यूमन बीइंग्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, यू नो। हम लोग क्या है ना, वी आर हायर ऑर्गेनिज्म। हायर मतलब थिंकिंग। वी लाइक टू थिंक इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है? एंड दैट इज वेयर सब्जेक्ट्स कम। थिंकिंग को क्या करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स, क्या करते हैं और प्रमोट करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दैट मींस वी आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे। इसी सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। People always curse history, people always criticize history, but history is the most important thing, you know, because I'll quote Shashi Tharoor, ठीक है, a parliamentarian. उन्होंने बोला था कि if you don't know where you're coming from, it is really difficult to go where it is really difficult to achieve where you're going, reach where you're going, yeah, something like that. I don't remember the exact words. हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे होते हैं बिकॉज वी ऑलवेज कीन, यू नो, वी आर ऑलवेज वेरी ईगर टू नो कि व्हाट वाज देयर, सो दैट वी शुड हैव अ पिवट, यू नो, वी शुड हैव अ रेफरेंस कि हाँ, जैसे फॉर वन यू नीड अ रेफरेंस ऑफ जीरो, फॉर टू यू नीड अ रेफरेंस ऑफ वन। तो हिस्ट्री भी क्या करता है हमारा, वो जो लोग बोलते हैं ना हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ रहे होते हैं बिकॉज यू नो वी शुड लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स, दैट इज वन रीजन, यस। बट इट जस्ट दैट, यू नो, हमारे पास क्या होना चाहिए? रेफरेंस इन लाइफ होना चाहिए। Imagine if you just wake up today with a blank slate, you have no idea about what you were yesterday, how hard it would be. आप खा सकते हो, आप you'll be able to breathe, आपके physiological functions compromise नहीं होंगे, but how difficult for it would be for you to have, क्या हो जाएगा? Identity crisis नहीं हो जाएगा आपको अगर आपका past ही खत्म हो जाए आज तो? See, what you know about yourself is also a history, right? Yes. है? आप लोगों की जिंदगी जो अब तक आपको पता है, all things which you are aware, you guys are aware about yourself, that is also history. It might not be that old, but that itself is a history, right? It's important to have reference, ठीक है? And yes, we should not do those mistakes which we already did in the past, and obviously to give meaning, to assign meanings to what is happening right now, समझे? You need to have a reference, that is more important. आगे बात समझ में? फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. टेक कोई इशू ले लो उठा के अभी, फेमिनिज्म ले लो, ठीक है? कोई अगर आज बात करे कि यार इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड मेन, आज नहीं समझ में आएगा। अगर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फेमिनिज्म फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली you'll never be able to grasp it, because more or less आज सबको इक्वल राइट्स हैं, both men and women. But if you look at history and if you try to understand what today is happening, you know, because, and if you take the past incidents or past experiences in reference, तब आपको समझ में आता है कि why is it important. I hope that answers your queries, है ना? What is the biggest mystery in Indian history? नॉमन क्या क्वेश्चन पूछा है यार, क्या फेंक के मारा आपने? What is the biggest mystery in Indian history? Well, the biggest mystery in Indian history is that we don't know Indian history. समझे? We are not even aware about our past. We have a very limited knowledge of our history. Our history was much more than, you know, Mughals and British. Sad part is we are not aware about it. Anyways, moving on to, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फेडरेशन। कुछ लोग तो हमारी क्लास में बड़े चैटर बॉक्स हैं, विच इज गुड। फेडरेशन का मतलब है ऐसी कंट्रीज जो फेडरल गवर्नेंस को फॉलो करती हैं, उन कंट्रीज को फेडरेशंस बोलते हैं। फेडरेशंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर।
अच्छा, अगर मैं फेडरेशन का मैप, मतलब इफ आई ड्रॉ अ सर्कल ऑफ फेडरल कंट्री, it would something look like this, right? Now this is center, and then you have different areas which are states with their own respective governance, है ना? कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं? Yes, sir, थोड़ा सा ऐसा ही हाँ, दिखेगा। a cake with a cherry on top. तो आपने पिज्जा बनाया तो पिज्जा के सेंटर में कुछ लगा नहीं होता, और हाँ, साइड में पिज्जा के। उसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस, इट हैज अ नेम, उसको जो क्यूब क्यूब लगा होता है ना उसमें, उसका नाम होता है कुछ, पता नहीं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। एनीवेज, टाइप ऑफ फेडरेशन, फेडरेशंस दो तरीके के हो सकते हैं। कमिंग टुगेदर, नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें क्या होता है, जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स come together and form the union. कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो होते हैं, इसमें क्या होता है, स्टेट्स पहले से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही थी, उनको ऐसा लगा कि यार हमारी इंटरेस्ट वुड बी बेटर सर्व्ड इफ वी आर टुगेदर, एंड दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ यूनियन। ठीक है, ऐसे ऐसे फेडरेशन को क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, द सेंटर होल्ड्स द स्टेट्स टुगेदर। इसमें क्या होता है, हमेशा से ही सेंटर था, उसने क्या करा हुआ है, स्टेट्स को बस पकड़े रखा हुआ है, well it is just holding the states together। अभी एग्जांपल लेंगे ना जब हम, तो समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, ऐसे मान लो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशंस आर टाइप ऑफ अ फ्रेंड्स ग्रुप, होल्डिंग टुगेदर आर टाइप ऑफ अ फैमिली ग्रुप्स। फ्रेंड्स ग्रुप में क्या होता है, यू फॉर्म ग्रुप्स राइट, वॉलंटियरली, है ना, आप अपनी मर्जी से बनाते हो ग्रुप। फैमिली में क्या होता है, आपकी मर्जी से नहीं होता, फैमिली हमेशा से एग्जिस्ट करती है, यू आर जस्ट देयर, द फैमिली इज होल्डिंग यू टुगेदर। सेकेंडली क्या होता है, ऑल स्टेट्स हैव इक्वल स्टेटस, सारे स्टेट्स का क्या होता है, स्टेटस इक्वल होता है। जैसे फ्रेंड्स ग्रुप में क्या होता है, एवरी फ्रेंड इज इक्वल, है ना, ऐसा तो नहीं होता उसमें कोई हायरार्की होती है। क्यों, आप लोगों के फ्रेंड्स ग्रुप में कहीं ऐसा तो नहीं हायरार्की है? सर एक No, लीडर sir. होता है कई बार। होती है, हाँ सर, कोई एक लीडर बनने की कोशिश करता है। वो होता है वो। सी, फ्रेंड इज अ टाइप ऑफ ग्रुप ओनली, एंड ग्रुप में हमेशा ऐसा होता है कि यू नो देयर टेंड्स टू बी अ लीडरशिप वाली टेंडेंसी होती है, टू कीप द ग्रुप टुगेदर और ग्रुप कोहेसिव रहे, इसलिए होता है ऐसा, ग्रुपिज्म में चलता रहता है लीडरशिप टेंडेंसी वाला। बट इन जनरल तो आप इक्वल स्टेटस है ना सबका, ऐसा तो नहीं कि कोई आपको ये बोलेगा भाई तू इंफीरियर है, यू हैव टू अग्री टू वॉट एवर आई से बिकॉज यू आर इंफीरियर टू मी, ऐसा तो नहीं है ना। नो सर। नहीं सर, ऐसा नहीं। बट फैमिली में होता है ना, पापा के सामने ये तो नहीं बोल सकते ना, पापा नहीं चलेगी आपकी, ये वरना सर बड़ों ऐसा, से तो नहीं बोल सकते। हाँ वही ना, अगर ऐसा कुछ बोलोगे तो पापा का बहुत कुछ चल जाएगा आपके ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेट्स हैव अनइक्वल स्टेटस। थर्ड, states can leave the federation। स्टेट्स चाहे तो अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, फेडरेशन को छोड़ सकते हैं, यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, स्टेट्स कैनॉट लीव द फेडरेशन। ठीक है, यहां पे क्या होता है, स्टेट्स आर ऑन पार विथ सेंटर। यहां पे क्या होता है, सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड
और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिया, पाकिस्तान, इवन इफ यू डोंट लाइक इट। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम कि अच्छा ये समझ में आया भाई? वे पहले तो ये बताओ, टाइप ऑफ फेडरेशन समझ में आया आप लोगों को? यस सर, आगे मैं समझ। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, आपको समझ क्लियर हो जाएगा। यूएस से लेते हैं फॉर एग्जांपल। जब यूएसए 1786 में when they declared themselves to be independent out of the control of the British, तो उन्होंने क्या किया था, 13 कॉलोनीज थी जो ब्रिटेन के अंडर में थी। उन 13 कॉलोनीज ने मिलकर क्या कर दिया, अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिक्लेयर किया। ठीक है, 13 कॉलोनीज जो आपस अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, दे वर नॉट लिंक्ड टुगेदर, बस ब्रिटिशर्स रूल करते थे उनके ऊपर, वो कॉलोनीज थी ब्रिटेन की। उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड फॉर्म अ यूनियन, जिसको उन्होंने नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं बोलते हैं। इंडिया में क्या था, व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया इन 1947, वो टेरिटरी दे के गए थे हमें। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि वॉलंटरी कोई टेरिटरी जो है ने बोला हाँ चलो वील वी विथ इंडियन यूनियन। नो, all the territory which was controlled by the Britishers was given to India and it was India. ठीक है सर बट वो हुआ तो था कि मतलब सर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हर स्टेट के पास जाकर पूछा था कि आप इंडियन यूनियन में हो गया, पाकिस्तान यूनियन में जाओगे? पर नहीं, वो हाँ वो तो उन स्टेट को दिया था जहाँ पे मोनार्की से एग्जिस्ट करती थी और जहाँ पे किंग्स थे रूल यस करने के लिए। यस यस, देखो वो होते प्रिंसली स्टेट्स। इंडिया में बिफोर 1947 इंडिया में दो तरीके की टेरिटरी होती थी। जो आज का इंडिया है उसमें देवर टू काइंड्स ऑफ टेरिटरीज। एक वो जो डायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्टर करते थे उनको बोलते थे प्रोविंसेस। 3/5 एरिया जो था इंडिया का वो प्रोविंसेस था। एक था प्रिंसली स्टेट जहां पे प्रिंसेस रूल करते थे, बट दे हैड रिलेशंस विद ब्रिटिश। 2/5 एरिया वाज प्रिंसली स्टेट्स। जब ब्रिटिशर्स गए थे हमें, तो ये जो था ना प्रोविंसेस वाला एरिया, इट वाज गिवन टू अस एज इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको क्या किया गया था, इनको बाद में जोड़ा गया था इधर विथ पाकिस्तान और विथ इंडिया। मतलब मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर विथ इंडिया, कुछ प्रिंसली स्टेट्स वेंट टू पाकिस्तान। कुछ क्या मतलब एक ही था बलूचिस्तान, ठीक है, इट वेंट विथ पाकिस्तान, बट बाकी 565 प्रिंसली स्टेट जो थे वो इंडिया को, इंडिया ने अपने साथ मिला दिए थे। बट हाँ उनके पास ऑप्शन था कि दे कैन ईदर ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया और कैन स्टे इंडिपेंडेंट। ठीक है पापा? सर हाँ सर इंडिया से क्या कोई स्टेट कोई इमरजेंसी के अंडर इंडिया को सीड कर सकते हैं? इंडियन स्टेट्स कैन नॉट secede फ्रॉम इंडिया, अलग नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट। और तो फिर अब उसके लिए क्या कोई रेवोल्यूशन होना पड़ेगा क्या, किसके लिए? कि वो किसी स्टेट को इंडिया से अलग होने के लिए? मैं बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग, सिंस यू हैव रेज द टॉपिक, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको, इफ यू गाइस आर इन फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आर यू गाइस इन? यस सर। यस सर। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु इज अ स्टेट। हाँ सर पहले आप कंटिन्यू। सर मेरा क्वेश्चन है कि स्टेट की बाउंड्रीज कैसे डिटरमाइन होती है? हाँ, जब मैप state- देखते हैं एकदम ऊबर खाबर सा रहता है, ना कि स्ट्रेट लाइन की तरह, सिंपल एज दैट, एकदम जो ऊबर state- खाबर। अब कोई देखो, स्टेट कर नहीं सकता, मुझे इधर पोर्शन चाहिए उधर। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था उसमें जो कॉलोनीज थी ना, जो कॉलोनीज जो मिलके यूनाइटेड स्टेट, आज तो वो 50 हैं इन टोटल। उस टाइम पे 13 ओरिजिनल, यूएसए वाज ओनली 13 स्टेट्स। आज का यूएसए इज 50 स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो 13 कॉलोनीज थी इनकी खुद की अपनी टेरिटरी थी पहले से ईयर मार्क्ड। ठीक है, दे हैड देयर ओन टेरिटरीज, दे जॉइंड द यूनियन विद देयर फॉलोइंग टेरिटरीज। उनका टेरिटरी आज तक चेंज नहीं हुआ है, वैसे का वैसा ही है। जैसा 1786 में ज्वाइन किया था वैसे का वैसे ही है उनकी टेरिटरी आज भी, नो चेंजेस।
नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया में आप जब आप बोल रहे थे स्टेट्स की बाउंड्री कैसे डिसाइड करती है, तो इट इज द सेंटर विच डिसाइड्स स्टेट्स की बाउंड्री. इसलिए बोला गया यहाँ पे द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर. इट कैन create a new state, it can destroy the old state, it can even increase the boundaries or decrease the boundaries of a state. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर को होता है वो पावर. चलो, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था तमिलनाडु का. नाउ तमिलनाडु जो है, तमिल का मतलब तो पता है आपको, लैंग्वेज है ना, तमिल लैंग्वेज. नाडु मतलब पता है क्या होता है? इन तमिल इट मीन्स कंट्री. तो तमिलनाडु का मतलब क्या है? कंट्री फॉर तमिल्स. ठीक है. उस टाइम जो हमारे जो, आपको पता है सी राजागोपालचारी, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? नहीं सर, बस नाम सुना है. सुना है कि सुना है कि सुना है? सर बस मैं सर कई बार सुना पढ़ा है. था कुछ. सी राजागोपालचारी. सी राजागोपालचारी, ही वाज द फर्स्ट सॉर्ट लॉ क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, पहला इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल इंडियन, एंड द लास्ट आल्सो. ये तमिलनाडु के मतलब उस टाइम पे तो मद्रास था वो, उसके एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे सी राजागोपालचारी. तो जब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था, जब तमिलनाडु की बाउंड्री सेट की गई थी, तो उसका नाम के ऊपर क्या हुआ था, बड़ा हंगामा हुआ था. तो राजा गोपालचारी ने बोला था इसका नाम शुड बी तमिलनगम. ठीक है, तमिलनगम होना चाहिए. बट वहां के जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, पेस्टरिंग कर करके दे केप्ट द नेम तमिलनाडु. अभी जो प्रेजेंट डे गवर्नेंस है तमिलनाडु के, अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया पता है? नाउ दे हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग. अब वो क्या करते हैं, अब वो सेंटर को, जो हमारी सेंटर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर को क्या रेफर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने एज द यूनियन. समझ रहे हो चेंज कैसे आ रहा है एटीट्यूड में? आप पूछ रहे थे ना अंगद, रेवोल्यूशन हो सकता है कि नहीं? Yes, दिस sir. इज द स्टार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन. तमिलनाडु is on the way or probably have started on the path to revolution. ठीक है, और वो सेंटर को यूनियन कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर को यूनियन कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं. कोई भी स्टेट चाहे तो अलग हो सकता है फ्रॉम द यूनियन. कि यूनियन है वो, इट्स नॉट मतलब यूनियन है मतलब हमारे बनने से बना है वो, हमारे साथ में आने से बना है. वी क्रिएटेड द यूनियन, नॉट यूनियन क्रिएटेड अस. ओके सर. ठीक है, दिस इज द, मतलब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, इट्स ए 180 डिग्री चेंज इन द एटीट्यूड. अब देखते हैं आगे क्या रेवोल्यूशन होता है कि नहीं. अंदर लेट्स वेट एंड वॉच कि रेवोल्यूशन होता है कि नहीं होता है. बट हाँ, इंडिया में पॉसिबल नहीं है. इवन इफ तमिलनाडु डज रेवोल्यूशन टुमारो, द सेंटर हैज स्टिल मेनी वेज एंड मीन्स टू कीप तमिलनाडु इन चेक. ठीक है, Okay, sir. वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस. कोई भी स्टेट ऐसे टेक्सास या कोई यूएस से सेपरेट हो सकती है जैसे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? सिविल वॉर के टाइम पे यही तो बात था. देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने. 1861 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पास किया था, एक एक्ट, अब्राहम लिंकन ने. बेसिकली ही फ्रीड ऑल स्लेव्स. सारे स्लेव्स को क्या कर दिया था अब्राहम लिंकन ने? फ्री कर दिया था. ठीक है, तो साउथ के जो 13 स्टेट्स थे, 13 is a very auspicious number in US. All the journey started with 13, then नहीं 13 नहीं, 11 states. साउथ के 11 स्टेट्स थे जिनको लीड करा टेक्सास. तो इन 11 स्टेट्स ने क्या कर दिया था, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम तो यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा नहीं है. एंड देन दे फॉर्म समथिंग नोन एज कॉन्फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. इन 11 स्टेट्स ने क्या किया था, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था. एंड देन दे फॉर्म समथिंग नोन एज कॉन्फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, लेकिन अब्राहम लिंकन ने इन 11 स्टेट्स को इतना पीटा 1865 में, 4 साल सिविल वॉर चला था इनका.
1865 में इन 11 स्टेट्स को वापस घसीट के ले आए, फेडरेशन का हिस्सा बना दिया। सो कहने की बात ये है कि बोलने की बातें कि अलग हो सकती हैं, बट कोई नहीं अलग होता और कोई अलग होने देने देता नहीं है, ठीक है। सर सिविल वॉर के शुरू सिविल वॉर क्यों शुरू हुई थी? Yes. सिविल वॉर शुरू हुई थी बेटा इस चीज के पीछे, स्लेवरी के पीछे। जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे दे वर ऑल अग्रीड एंड उन्होंने बड़ी खुशी खुशी वेलकम किया था इस चीज को, स्लेवरी खत्म करने को। बट जो सदर्न स्टेट्स थे, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में ना फार्मिंग होती थी, नॉर्दर्न स्टेट्स में इंडस्ट्रीज थी, सदर्न स्टेट्स में फार्मिंग होती थी। फार्मिंग के लिए क्या चाहिए होते थे? आपको वर्कर्स चाहिए ना, तो स्लेव्स बहुत काम आते थे वहां पे ना। तो इसलिए साउथ के स्टेट्स बिल्कुल भी वो खुश नहीं थे इस चीज से, और सिर्फ इसी के लिए अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को लेके ही क्या हुआ था, 11 स्टेट्स की फाइट हुई थी विद द रेस्ट ऑफ द यूनियन। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने बहुत टैक्टफुली इस चीज को हैंडल किया था और 11 स्टेट्स को ठोक पीट के वापस ले आए। इसलिए टेक्सास वाले आज भी मतलब आज भी ये मानते हैं कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं है। ओके सर, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ टेक्सास का कॉन्सेप्ट करते हैं ना वो लोग। हाँ हाँ ठीक है। जैसे जैसे क्या बोलते हैं, लिंकन जो थे ये बिलोंग करते थे किस कुछ, आई गेस इफ आई एम करेक्ट तो मे बी ही बिलोंग टू शायद डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसलिए नहीं, रिपब्लिकन रिपब्लिकन थे, हाँ रिपब्लिकन। इसलिए टेक्सास वाले कभी रिपब्लिकन्स को वोट नहीं देते। रिपब्लिकन्स को पता है कि टेक्सास तो भाई गॉन स्टेट है, ठीक है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एनीवे चलो फिर मूव ऑन करें Sir, आगे। he was assassinated, right? हाँ, he was assassinated in 1865. After being re-elected, he was assassinated. सर क्यों असैसिनेशन हुआ था? उनको असैसिनेट करने के पीछे यही रीजन था। जिस बंदे ने उनको असैसिनेट किया था, he was not happy with this. हाँ, he was not happy with this, decision of Abraham Lincoln to end slavery. सर ये दूसरे थे ना शायद जिनका असैसिनेशन हुआ था? नहीं, ये पहले थे जिनका असैसिनेशन, दूसरे वो JF कैनेडी। हाँ सर, ऑसवाल्ड ने किया था उनका। हाँ, वो कैनेडी से दूसरे। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है। सो अब हम कंपेयर करते हैं कि हाउ इज इंडिया ऑफ फेडरल कंट्री या इंडिया ऑफ फेडरेशन। सो एक बार मुझे क्विकली जरा फीचर्स बताओ फेडरेशन के, फिर हम देखते हैं इंडिया फिट बैठता है कि नहीं बैठता उसमें। सर दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट और सेंटर। ठीक है, इंडिया 2 लेवल्स होते हैं, सेंटर एंड स्टेट। सर है सेंटर रिस्ट्रिक्शन है क्या इंडिया में सेंटर और हाँ स्टेट? सर, है ना? हाँ हाँ सर, ठीक है। सेकंड फीचर ज्यूरिस्डिक्शन। यस, ज्यूरिसडिक्शन, मतलब दोनों के अपने अपने सेट ऑफ पावर्स होते हैं। हमारे यहाँ पे इस ज्यूरिसडिक्शन को क्या किया हुआ है, इट इज डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट्स। लिस्ट का मतलब होता है इट्स अ लिस्ट व्हिच इंक्लूड्स सब्जेक्ट। सर हाँ सर, सेंटर CNTER होता है या TRE होता है? CENTRE। TRE हाँ। ओके सर। और सर सेंटर और स्टेट के अलग अलग रेवेन्यू होते हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। हाँ, पहले सुनो तो पहले जुरिसडिक्शन वाला देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। लिस्ट की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे जुरिसडिक्शन मतलब पावर्स कैसे डिवाइड की हुई है दोनों के बीच में, इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। और इंडिया में 3 किस्म की लिस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन स्टेट्स में 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स का मतलब होता है ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर लॉ बनाया जा सकता है, जिनके ऊपर लेजिस्लेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में 97 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंटर लेजिस्लेट कर सकता है। स्टेट लिस्ट में तेरा 66 सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर स्टेट्स लेजिस्लेट कर सकती हैं, लॉ बना सकती हैं।
concurrent list में there are 47 subjects जिसके ऊपर both center and state can form laws. ठीक है, but what? हाँ, कॉन्करेंट में कंसल्टेशन की जरूरत है कि बिना बिना कंसल्टेशन? कंसल्टेशन के, अगर सेंटर ने कोई लॉ नहीं बना रखा है तो स्टेट चाहे तो लॉ बना सकता है उसके ऊपर। और अगर सेंटर ने लॉ बना दिया और मतलब स्टेट ने लॉ बना दिया और सेंटर ने भी बना दिया लॉ, अगर सेंटर और स्टेट के लॉ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो सेंटर के लॉ को मान्यता मिलेगी, स्टेट के लॉ को वो कर दिया इनफ्रिंज, मतलब इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। सर ये तो फिर सेंटर ओवर पावर हो गया फिर। हाँ तो यही तो बात है, हमारा कमिंग टुगेदर थोड़ी है, होल्डिंग टुगेदर। हमारे यहाँ सेंटर इज मोर पावरफुल। सर हाँ बट सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक स्टेट पे उसी का रूल रहते और सेंटर का बाकी स्टेट्स पे आ जाए। नहीं, तो व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटीग्रेशन तो व्हाई शुड वी कॉम्प्रोमाइज विद द स्टेट? अगर कोई ऐसा लॉ बन रहा है जो नेशन के लिए बन रहा है तो भाई वो तो बाय डिफॉल्ट नेशन के लिए बनना चाहिए। व्हाई शुड वी अलाउ एनी constituent units to have their own set of laws when the rest of the country has different laws? Wasn't the same thing happening in J&K? That is why people resisted कि हाँ J&K को क्यों दे रखा है ऐसा। यस सर। तो ये differences create करता है बेटा, इसलिए it's not healthy for a federation। ठीक है, चलो आई होप आज की क्लास में आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। आई enjoyed the class to be honest, काफी अच्छा था, इंटरैक्टिव क्लास था। ऐसी बात करते रहा करो, पता थोड़ा मजा आता है। ठीक है गाइस, चलो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर एंड एंजॉय द डे। सर हाँ सर एक और चीज पूछनी थी कि अगर इंडिया एक फेडरेशन बन गया तो मतलब कि एक वो बन गया यूनियन, तो फिर क्या तमिलनाडु जैसी स्टेट्स उससे ससीड कर जाएंगी? अगर ये यूनियन होता है तो सिसीड कर सकती थी, बट मैंने बताया ना आपको यूएस वाला केस बताया। यूएस पहला यूनियन था वर्ल्ड का, और जब यूएस के स्टेट्स ने सिसीड करने की कोशिश की तो यूएस ने क्या किया था उनके साथ, मैंने अभी भी बताया आपको। सो इन जनरल अलाउ नहीं करता कोई भी फेडरेशन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को सिसीड करने के लिए, बिकॉज इट्स अ थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड सॉवरेनिटी। ऐसे तो फिर कल को कोई भी अलग हो जाएगा, तो कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करती ये चीज को। ठीक है, चलो टेक केयर गाइस, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू, बाय सर। Thank you, sir.